So, General Narwal, good evening to you. It's really a pleasure to host you on this platform, on this show. So, जनरल नरवाल, आपने इस फील्ड में इतना काम किया है, यू हैव बीन देयर सिंस लास्ट 35-40 years. तो मुझे आप ओ माइक्रोन की ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में अगर थोड़ा सा बताएं तो दर्शकों को एक तरह से एनलाइटमेंट होगा, उनको पता चलेगा. कल वीरेंद्र, जहां तक ओमिक्रॉन वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी का सवाल है, ये ऑलरेडी अभी एविडेंट हो चुका है कि ये बहुत ही ट्रांसमिसिबल वायरस है। और इसकी इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी के अभी तक जो पता लगे हैं, 2-3 कारण हैं मेन, जिनसे ये कंफर्म हो चुका है कि ये बहुत ही ट्रांसमिसिबल वायरस है जी. एक तो इसका ये इंक्यूबेशन पीरियड है जो वायरस का, जब किसी को इसका इन्फेक्शन शुरू में होता है और जब उसमें साइन सिम्टम आते हैं और डिजीज आती है, तो वो बहुत कम हो गया है पिछले वाले वेरिएंट्स के मुकाबले में। जैसे इसका वेरिएंट का, ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो सिर्फ 3 दिन है, जबकि जो दूसरे वेरिएंट थे, पहले डेल्टा वेरिएंट था, उसका 4.3 दिन था इंक्यूबेशन पीरियड। ओके. और पहले दूसरे और वेरिएंट्स के तो इवन 5 दिन तक भी इंक्यूबेशन पीरियड था। और एक तो ये इसका मेन रीजन है, क्योंकि ये जल्दी से रेप्लिकेट करता है, जल्दी से आता है बाहर इन्फेक्शन के बाद, और ये दूसरे में और जल्दी से कंटेजियस हो जाता है, वायरस फैलता है जल्दी से। दूसरा जो इसका कारण है, ये देखा गया है कि ये जो ओमिक्रॉन वायरस है, डेल्टा वायरस के मुकाबले में 2.7 से 3.7 तक ज्यादा इन्फेक्शियस है। ये जो रिपोर्ट आ रही है स्टडीज की जी. ये जो ऑलरेडी इन्फेक्शन जिनमें हो चुका है या वैक्सीनेशन जिनको लग चुकी है जी. वो उस पॉपुलेशन में ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है जी. ये 2.7 से 3.7 टाइम तक ज्यादा इन्फेक्शियस है डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में। ओके. ओके. और इसका जो तीसरा कारण है वो ये है, क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जी. ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जी. ये ज्यादा इसकी जो बाइंडिंग कैपेबिलिटी है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो सेल्स हैं, जी. थ्रोट की, नेजल कैविटी की, ब्रोंकाई की, दैट इज विंड पाइप, तो उसकी जो सेल्स हैं ये उनके साथ ज्यादा आसानी से बाइंड कर रहा है, और उनमें ये ज्यादा स्पीड से रेप्लिकेट कर रहा है। उनमें ये 70 times more it is replicating as compared to Delta variant. In the upper respiratory tract, in the windpipe cells, the bronchi cells, this virus is replicating 70 times faster as compared to the Delta variant. Oh, that's really very much. Yes, the reason it is because from there then it causes irritation and then coughing, and then it gets through air droplets or through mucus, it is spreading more and more to other people. So that is the reason it is much more transmissible. ओके. तो सर, आपका बेसिकली ये पॉइंट है कि ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और उसका जो मेन रीजन है वो ये है कि एक तो सेल्स के अंदर इसका रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये ज़्यादा इसका प्रीडिस्पोजिशन है, और लोगों को फिर कफिंग ज़्यादा आएगी, और कफिंग ज़्यादा आएगी तो नेचुरली फिर वायरस हवा में तो फैलेगा ही, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होंगे और फैलेंगे फास्टर रेट से. तो इज दैट द रीजन के बॉम्बे वगैरह में जो जिस तरीके से फैल रहा है, और जो जीनोम सीक्वेंसिंग लोगों ने की है, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि मोर देन 50% तो ओमिक्रॉन ही है, इसने बाकी सबको तो पीछे ही छोड़ दिया अभी. तो बेसिकली यही फैक्टर्स हैं, ऐसा मैं समझता हूँ. एम आई राइट सर? बिल्कुल, नॉट ओनली बॉम्बे में, ये तो वर्ल्ड ओवर आप देख रहे हैं, जहां जहां भी ये फैला है जी. ये पहले वाले वेरिएंट्स, मेनली जो डेल्टा वेरिएंट अभी तक पूरा हर एक जगह फैला हुआ था जी, ये उसको सुपर इम्पोज कर रहा है, ये उसको डोमिनेट करके ओके. उसको खत्म करता जा रहा है.
ओके और हर एक जगह ओमिक्रॉन ही डोमिनेट होता जा रहा है। यही रीजन है इसकी ओके फैलने के, क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ओके। सर एक बात बताएं, अब जैसे आपको पता ही है देयर इज ए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जहाँ पे दुनिया भर के मैसेज लेफ्ट राइट, कोई इजराइल के साइंटिस्ट को कोट कर रहा है, कोई यूएसए के साइंटिस्ट को कोट कर रहा है। तो उसमें जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ये आ रही है कि जो लंग्स का जो इन्फेक्शन होगा या जो लंग्स की वल्नरेबिलिटी अगर आप कहो ओवरऑल इस वायरस के अगेंस्ट में कम है, क्योंकि शायद वहीं पहुंचता ही नहीं या फिर ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही रह जाता है। तो इज दैट द रीजन, और उसकी वजह से कैन पीपल टेक द कंसोलेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि लंग्स का जो वल्नरेबिलिटी है वो कम रहेगी इस वायरस की वजह से? देखिए कल वीरेंद्र, जो अभी तक की स्टडीज अभी तक जो हमें मिल पाई हैं, जी जो रिसर्चर्स ने अभी तक जो एक्सपेरिमेंट किए हैं एनिमल्स के ऊपर भी और ह्यूमन टिश्यूज के ऊपर भी, जो लेबोरेटरी में इन्होंने रिसर्च हुई है अभी तक इस वायरस के वेरिएंट के ऊपर, और जो डेटा आ रहे हैं फील्ड से, उसके हिसाब से लंग्स की इन्वॉल्वमेंट काफी कम है। उसका रीजन ये बता रहे हैं कि इसका जो एक एस प्रोटीन जो होता है वायरस का, उसके ऊपर एक होता है जो पार्टिकुलर साइट जिसको बोलते हैं आरबीडी, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। तो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो वेरिएशन हुई है वायरस में जी उस रीजन में सबसे ज्यादा जो हुई है, जी उस स्ट्रक्चर की वेरिएशन के कारण समहाउ वो स्ट्रक्चर जो ब्रोंकियल सेल्स की, ब्रोंकियल लाइनिंग की जो सेल्स हैं, जो विंड पाइप की लाइनिंग की जो सेल्स हैं, जी उनमें तो अच्छी तरह बाइंड कर पा रहा है, पर जो थैंकफुली जो लंग्स की सेल्स हैं, वहां जी पे ये ठीक से इतना जैसे पहले वाला डेल्टा माइक्रोन करता था बाइंड कर रहा है बाइंड, उस हिसाब से ये नहीं कर पा रहा है, और ये वहां पे ज्यादा नहीं सेल में पेनिट्रेट कर पा रहा है, तो जिसके कारण इसकी विरुलेंस कम है। अब आगे कैसे क्या इसका स्टेबिलिटी कैसे आती है इसकी एंटीजेनिसिटी की, या इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कितना ये स्टेबल रहता है, वो तो आगे देखा जाएगा इसमें। जी पर यही एक कारण है कि इसकी विरुलेंस कम है। और दूसरा जो रीजन है, क्योंकि अभी तक तकरीबन काफी लोगों में या तो नेचुरल इन्फेक्शन की इम्यूनिटी आई है, एक्सपोजर हो चुका है वायरस में, जी या तो थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन के द्वारा। जी तो उसमें ये भी अभी तक साबित हो चुका है कि जो एंटीबॉडी अभी तक पिछले वाले वेरिएंट्स से जनरेट हुई थी जी इन्फेक्टेड या एक्सपोज्ड पीपल में, जी उनमें ये वायरस उन एंटीबॉडीज को इवेड कर रहा है, उनको नजरअंदाज कर रहा है, और इसी कारण से जी ये ऑफ कोर्स पार्टली कर रहा है नंबर वन, पर एंटीबॉडीज को तो इवेड कर रहा है। बट अच्छा एंटीबॉडीज के अलावा हमारी जो इम्यूनिटी है जी वो, और उसका एक दूसरा आर्म भी होता है। जी एक तो ये जो एंटीबॉडीज का होता है, हाँ दूसरा जो एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस करती है हमारे बॉडी में, वो बी सेल्स करती हैं। जी और एक उसी के पैरेलल ही एक सिस्टम और होता है बॉडी में, डिफेंस का, इम्यून जी सिस्टम में, उसको जी वो टी सेल्स एक्टिवेट होती हैं उसमें। वो दो जी तरह की सेल होती हैं, जी टी हेल्पर सेल्स ओके और टी किलर सेल्स। ओके तो जो वो टी हेल्पर सेल्स और टी किलर सेल्स हैं, जी वो पूरा कामयाब हैं इस वायरस वेरिएंट ओमिक्रॉन के अगेंस्ट में भी जी ओवर पावर करने में, ओके जिसके कारण से जी अभी जो भी पहले या तो जिनको वैक्सीन लग चुकी है जी या जो नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है पहले, जी उनमें जो टी सेल्स हैं वो जी एक्टिव हैं, और वो एक्टिव इतनी है कि वो अभी जो रिसर्च हुई है, जी जो स्टडीज आई हैं, जी उसमें 80 से 90% तक वो इफेक्टिव हैं, ओ और के कारण से जी ये वायरस को ओवर पावर कर पा रही हैं। तो इसके इसके साफ मतलब प्रतीत होता है, इट इज एविडेंट नाउ कि वैक्सीनेशन का पूरा इसमें एडवांटेज है। पहले जो है वैक्सीन है, बेशक उसमें जो एंटीबॉडीज हैं वो शायद पूरी तरह से कामयाब नहीं है, शायद क्या भी तो प्रूव हो चुका है कि पूरी तरह एंटीबॉडीज कामयाब नहीं है वैक्सीन के, बट ओके जो टी सेल्स हैं हाँ वो एक्टिवेट जो होती हैं,
जी। वैक्सीन से, वो ओके। पूरी तरह इसमें ऑलमोस्ट कामयाब हैं और इसके कारण वो पूरी प्रोटेक्शन दे पा रही है। ओके, तो ये तो इसका बहुत दूसरा बड़ी बात कारण है ये भी सर। है। इट इज ए वेरी हाँ बिग जी, थिंग। यस, दैट इज अ रीजन व्हाई दिस जो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है, जी। they are much much safer as compared to those who have not been exposed to this virus. This is the main reason. तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई उनको भी फटाफट वैक्सीन, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, जो भी वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में, वो उनको एकदम लगवानी चाहिए। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उसकी वल्नरेबिलिटी है, स्पेशली जैसे गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है, यू नो दोज पीपल हु हैव गॉट कोमोर्बिडिटी दे मस्ट गेट द बूस्टर डोज, तो इसमें बूस्टर डोज का भी एडवांटेज मिलेगा। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ, बूस्टर डोज का तो श्योरली एडवांटेज तो है। देखिए इनकी हालांकि जो इम्यूनिटी, पैरेलल इम्यूनिटी की मैं बात अभी कर रहा था, टी जी। सेल से जो इम्यूनिटी हमें मिलती है, जी। उनकी जो मेमोरी है जी। वो काफी लंबी सालों साल चलती है। जैसे ओके। ये पाया गया है जी। कि जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन 2003 में हुआ था, जी। उसके अगेंस्ट में जो टी सेल्स हैं वो अभी तक 17 साल बाद तक भी वो एक्टिव पाई गई हैं। ओहो। दे आर इफेक्टिव। ओके। ओके। हाँ, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक नेचर का बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है ओके। कि जो एंटीबॉडीज के अलावा जो टी सेल्स हैं, जी। पैरेलल एक सिस्टम है बॉडी का डिफेंस का। जी। तो वो, बट ये भी एक बात है कि ये भी जो वायरस का जो एस प्रोटीन है, जी। उसका जो स्पेसिफिक पोर्शन है उसी के अगेंस्ट में ही एक्टिव रहती हैं ये टी सेल्स। तो उसमें हालांकि बदलाव आया है, पर जी। उस रीजन में बदलाव नहीं आया है जिसको ये टी मेमोरी सेल्स रिकॉग्नाइज करती है। इसलिए ये इफेक्टिव है सिस्टम हमारा। Oh, that's a really very big scientific point. It's a very big scientific यस, point, and it is basically advantage to all those people who are vaccinated or who probably developed corona infection at some point of time, maybe years back. तो ये तो यस, बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है, एंड इट इज अ बिग साइंटिफिक एविडेंस। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों को ये आ रहा है, इनफैक्ट पूरा पिछले 1.5-2 साल तो निकल ही गई कोविड के चक्कर में। अब लोगों का जो बेसिक पॉइंट आ रहा है, और ये आपने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए इमीडिएटली एट द अर्लीस्ट बिफोर दे पिकअप द ओमाइक्रोन। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, बूस्टर डोज का भी आपने क्लियर कर दिया। उसके अलावा और क्या प्रिकॉशंस जनरली वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी के अगेंस्ट में हम लोग ले सकते हैं? कल वीरेंद्र, इसकी जो प्रिकॉशंस हैं इस वायरस की, जी। तो इस वेरिएंट की, वो वही है जो अभी तक हम फॉलो करते रहे हैं जी। और जो अभी तक जिनकी एडवर्टाइजमेंट भी गवर्नमेंट भी पूरे जोर शोर से शुरू से करती आ रही है, जी। जिसमें मेनली मास्क है। ओके। मास्क एक हमारी बहुत बड़ी सुरक्षा है, जो कि N95 मास्क है। काफी काफी हद तक ये प्रोटेक्शन देता है ओके। और इसके साथ में ही डबल मास्किंग और भी ज्यादा इफेक्टिव रहती है। जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है इसमें कि क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करें। जी। और तीसरी जो बात है, इंडोर इंडोर एरियाज में ये वायरस ज्यादा फैलता है। ओके। कोरोना वायरस या कोई भी जो बाय एयर ट्रांसमिसिबिलिटी वायरस की है, जी। वो इंडोर स्पेसेस में ज्यादा फैलता है। जी। तो भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचना और इंडोर स्पेसेस से जहां तक उसके बचना, डबल मास्क यूज करना, हाथों को और अच्छी तरह से साफ सफाई डिसइंफेक्शन करना, सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल करना, और जहां तक पॉसिबल हो जी। अपना इस पीरियड में बाहर ना निकलें। जब इसका पीक आता रहा है, धीरे धीरे इसको बढ़ता ही जा रहा है जी। ट्रांसमिशन, जी। तो इस पीरियड में अवॉइड करें जो कर सकते हैं। तो यही एक सुरक्षा के कवच हैं। और ओके। वैक्सीन जिसने नहीं लगवाई है, बहुत जरूरी है वो सबसे पहले जाके वैक्सीन लगवाएं अपनी। और जिसकी सेकंड डोज नहीं लगवाई है वो सेकंड डोज लगवाएं। और बूस्टर के लिए भी अभी गवर्नमेंट ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दी है
किस जी किस को कैसे कैसे इसकी बूस्टर कहिए या उसको प्रिकॉशनरी डोज कहिए, जी। बात उसकी एक ही है। ओके। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आपसे मैं और पूछूंगा। अगर आपने देखा होगा तो ये जो आजकल बच्चों का, स्पेशली पीपल आर वरीड के बच्चों में ये इन्फेक्शन फैलेगा नहीं फैलेगा, तो डेल्टा तो हमने देखा ही है, अभी ये वाला नया स्ट्रेन है, तो इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है या इन्फेक्टिविटी है वो बच्चों में स्पेशली उनमें क्या सिचुएशन है, साइंटिफिक एविडेंस क्या कहता है? 18 साल से कम उम्र में आपका मतलब बच्चे 18 इसको साल एक्चुअली अभी तक 18 साल से ऊपर वालों को तो उन्होंने ऑलरेडी, आई थिंक दे हैव इंक्लूडेड, है ना? 18 साल से कम वालों का क्या हाल है जो 12 से 18 वाले हैं? 12 से 18 में तो अभी गवर्नमेंट ने फिर कुछ स्टडीज आ रही हैं, हालांकि बाहर तो यूएसए में तो इवन जी। उससे भी कम उम्र के बच्चों में वैक्सीनेशन भी कर दिया है। ओके दोनों डोज और बूस्टर भी लगी है, जैसे यूएसए में तो ओके हो चुका है वहां पे। ओके। हाँ, थर्ड बूस्टर डोज भी वहां पे लग चुकी है बच्चों में। इवन जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, हम्म। 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के, उनमें सब में लग चुके हैं। जी और यहाँ पे भी कुछ अभी जो नई अप्रूव हुई है वैक्सीन, जी वो कम उम्र के बच्चों के लिए भी इन्होंने, और अभी गवर्नमेंट ने भी इंस्ट्रक्शन निकाली है, जी। पर वनरेबिलिटी तो है उनकी। ओके और हाँ, वैक्सीन डेफिनेटली हेल्प करेगी। ओके। एक बीच में क्वेश्चन आ रहा था और ये मीडिया में भी आया था कि जिसने पहले कोविशील्ड लगवाई है, 2 डोज लगवाई है, तो अभी वो दूसरी वाली कोवैक्सीन लगवा ले, या जिन्होंने पहले कोवैक्सीन लगवाए वो कोविशील्ड लगवा ले। तो इसका आप साइंटिफिकली हाउ डू यू रेट कि हमें कौन सी वैक्सीन स्पेशली बूस्टर में लगवानी चाहिए, या प्रिकॉशनरी डोज अगर हम लेते हैं तो? इसमें जो जहां तक साइंटिफिक उसकी बात है, दोनों जो हमारी वैक्सीन है, जी जो कोवैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जी ट्रेडिशनल तरीके से बनाई हुई है। और जो हमारी कोविशील्ड है जी वो इसका जो सिर्फ जो फर्स्ट टाइम जो वुहान में वायरस निकला था, उसका जी जो स्ट्रक्चर है, जी उसमें भी जो स्ट्रक्चर है उसको इसमें चिंपांजी के एडिनो वायरस में उसको ट्रांसपोज करके वो वैक्सीन जो है वो कोविशील्ड वैक्सीन है। जी तो इन दोनों के डिफरेंस है, इनकी जो बेसिक जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में है। जी। तो उस कारण से इनका जो इम्यूनोजेनिसिटी है वो भी डेफिनेटली अलग है दोनों की। नॉट ऑफ कोर्स टोटली अलग, बट कुछ ऐसे पोर्शन होंगे जो इसमें ज्यादा इम्यूनोजेनिक है, तो दूसरे ओके में ज्यादा वो होंगे। तो फॉर कॉम्प्रीहेंसिव immunogenicity, जी they are recommending that mixed match will be better, but ओके it is just a recommendation. And it's ओके also been found that mixed match vaccination has been found more effective in some of the studies. ओके। And government now has not taken a call as yet. थैंक यू जनरल नरवाल, इट हैज बीन ए प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू। और आप ट्रैवल कर रहे थे, यू हैड सच ए बिजी शेड्यूल इन हरियाणा, इवन देन यू हैव बीन काइंड एनफ, सो थैंक यू वेरी मच, इट्स रियली ए प्लेजर, थैंक यू। Thank you very much.